तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हम लोग ऑडिट पढ़ रहे थे और मैं आप लोगों को ऑडिट में काफी कुछ सिखा चुका हूं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ऑडिट क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, प्रोसेस क्या है। फिर हम लोगों ने कुछ जो टर्म्स यूज होते हैं वो मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको मैनेजमेंट बता चुका हूँ, TCWG बता चुका हूँ, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता चुका हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बता चुका हूँ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बता चुका हूँ, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता चुका हूँ, और हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था असर्शंस। ठीक है, तो हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको 5 चीजें और सिखाऊंगा, फिर मेरे हिसाब से आपका बेस बन जाएगा और हम फिर ICAI का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर सकते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है, फिर मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, आपका इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, और लास्ट में हम सीखने वाले हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये हम 5 चीज आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मिस स्टेटमेंट। देखो, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब इसका होता है गलती। मिस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है? गलती। आपसे कुछ गलती हुई है, उसको बोल देते हैं हम मिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी सेल 10 करोड़ रुपए की थी लेकिन आपने वो सेल 9 करोड़ रुपए की दिखाई, ये गलती हुई है आपसे, इसको बोला जाता है मिस स्टेटमेंट। मतलब कोई भी आपसे गलती हो रही है, उस गलती को हम लोग क्या बोल देते हैं? मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, ये इसका जर्नल मीनिंग है। मतलब कोई अगर आपसे लेमैन पूछता है जिसने कभी ऑडिट नहीं पढ़ी कि भाई मिस स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसको आप क्या बताओगे कि भाई सुनो, जब भी कुछ गलती होती है उस गलती को हम लोग ऑडिट में मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कुछ भी गलती होती है तो उसको हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारी सेल 10 करोड़ रुपए की थी और हमने उस 10 करोड़ की सेल को दिखा दिया 11 करोड़ रुपए का, तो हमसे कुछ गलती हुई ना, इस गलती को हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। हमारी परचेज थी 10 करोड़ की, हमने वो परचेज दिखाई 8 करोड़ की, तो कुछ गलती हुई, तो इस गलती को हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये एक जर्नल मीनिंग है। मतलब कोई लेमैन आपसे पूछता है तो उसको क्या बताओगे? भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन जर्नल मीनिंग लिखने से हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। हमें मार्क्स कब मिलेगा? ICAI की जो लैंग्वेज है, जब हम वो लिख के आएंगे तो हमें मार्क्स मिलेगा। तो ICAI क्या कहता है? ICAI कहता है कि सुनो, जो मिस स्टेटमेंट है वो दो चीजों के बीच का डिफरेंस है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच का डिफरेंस। वो दो चीज क्या है? सुनो, कह रहा है, देखो, ये आपका P&L अकाउंट है। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने सपोज एक एक्सपेंस किया, आपने आपने मशीन दिखाई, आपने मशीन परचेज करी थी सपोज 100 करोड़ रुपए की। ठीक है जी, आपने 100 करोड़ रुपए की मशीन परचेज करी, तो आपने क्या किया? आपने इस 100 करोड़ की मशीन को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, मशीन एक्सपेंस नाम से 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ICAI क्या कह रहा है कि तुमने ये गलती करी है, ठीक है। हम मिस स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? तो ICAI ने ये बोला कि तुम्हें जैसे प्रेजेंट करना चाहिए था, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तुमको जैसा प्रेजेंट करने को बोल रहा था और तुमने जैसा प्रेजेंट किया, इसके बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। मतलब
एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो रूल्स, जो स्टैंडर्ड्स, जो बेंचमार्क आपको रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहे हैं, और जो आपने रिकॉर्ड किया, जो आपने प्रेजेंट किया, अगर इसके बीच में कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम बोलेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने एक मशीन को परचेज किया 100 करोड़ रुपए का, और इस 100 करोड़ को आपने P&L के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है कि अगर आप कोई भी खर्चा करोगे तो वो खर्चा या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसको आप P&L में नहीं लेके जाओगे, इसको आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे। तो ये जो हमारा खर्चा हुआ था, ये खर्चा था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस खर्चे को हमें बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए था, बट हम कहां ले गए इसको? हम ले गए इसको P&L में। तो जैसा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता था हमें प्रेजेंट करने को, और जैसा हमने प्रेजेंट किया इसमें डिफरेंस हुआ, तो वो है मिस स्टेटमेंट। ठीक है, देखो अब डिफरेंस नहीं हो गया, आप खुद देखो, आप खुद देखो। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहता था? वो कह रहा है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको आप बैलेंस शीट में लेके जाओ। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या करा? हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को P&L में दिखा दिया। तो जैसा हमें दिखाना चाहिए था, जैसा हमें दिखाना चाहिए था और जैसा हमने दिखाया, अगर इसमें कुछ डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोला जाता है मिस स्टेटमेंट। अगर हम भी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते तो कोई डिफरेंस नहीं आता और कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होती, कोई भी गलती नहीं होती। मेरी आपको बात समझ में आ रही है? सिंपल सी मैंने एक बात बोली, जैसा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमको बोलता है, अगर हमने वैसे ही करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अगर जैसा हमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है, अगर हमने उसके अलावा कुछ किया है तो उसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल और देके दिखाता हूं कि सपोज करो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट 15%। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट 15%, लेकिन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता था कि भैया इस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 30%। तो देखो डिफरेंस आया कि नहीं आया? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है कि भैया इस एसेट पे आपको 30% चार्ज करना है, आपने कितना किया? 15%। तो यहां पे गड़बड़ी हो गई। अगर हम भी 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो जैसा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोल रहा है हम भी वैसा ही कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस ही नहीं है, तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ICAI क्या बोल रहा है? ICAI ये बोल रहा है कि भाई मिस स्टेटमेंट दो चीजों के बीच का डिफरेंस है। अब वो दो चीज क्या है? जैसी आपको प्रेजेंट करना चाहिए था एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और जो आपने एक्चुअल में प्रेजेंट किया है, अगर इसमें कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या मतलब है मिस स्टेटमेंट का? जैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको प्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है कि भाई कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होगा तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बैलेंस शीट में दिखाना, और आपने भी उसको बैलेंस शीट में दिखाया है। कोई डिफरेंस हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये बोल रहा है कि आपको कैपिटल खर्चे को दिखाना है बैलेंस शीट में, लेकिन आप दिखा रहे हो P&L में, तो एक डिफरेंस आ गया ना। जैसा हमें बोला गया और जैसा हमने करा, डिफरेंस आ गया। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? मिस स्टेटमेंट का जर्नल मीनिंग क्या हुआ? गलती। इसका जनरल मीनिंग क्या हुआ?
गलती, फिर हमसे कुछ गलती हो गई है, इस गलती को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। आईसीए क्या बोलता है, जैसा आपको प्रेजेंट करना चाहिए था एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और जो आपने एक्चुअल में प्रेजेंट किया उसमें डिफरेंस को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, देखो मिस स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन, कुछ तो भी लिखा हुआ है रिपोर्टेड, हाँ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने रिपोर्ट किया उसमें, और दैट इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड था, जो आपने रिपोर्ट किया और जो रिक्वायर्ड था, इसके बीच में कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। आई होप आपको इस बात समझ में आई होगी। एक बार मैं वापस से इसको रिपीट करके टॉपिक को क्लोज करता हूं। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में लिखा हुआ था आपको प्रेजेंट करने के लिए और जो आपने प्रेजेंट किया, अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये अराइज किस किस वजह से हो सकता है, या तो आपने कोई अमाउंट गलत लिख दिया, या तो आपने कुछ अमाउंट गलत लिख दिया, या तो आपने कुछ अमाउंट गलत लिख दिया कि भैया 100 करोड़ की फिगर थी, आपने उस फिगर को लिख दिया 90 करोड़। तो या तो कुछ अगर आपने अमाउंट गड़बड़ कर दिया है तो मिस स्टेटमेंट है, या आपने उसकी क्लासिफिकेशन गलत कर दी है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई कर दिया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई कर दिया, ये भी गड़बड़ है भाई। आपने प्रेजेंटेशन गलत कर दी, आपने क्या करा है, आपने प्रेजेंटेशन गलत कर रखी है। हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ये बोला हुआ है कि आपको जो है मशीनरी दिखानी है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, आप दिखा रहे हो ग्रॉस पे, तो एक फर्क हो गया कि नहीं हो गया। तो चाहे अमाउंट गड़बड़ है, क्लासिफिकेशन गड़बड़ है, या किसी भी प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर में आप गड़बड़ी करोगे तो उसको हम मिस स्टेटमेंट मान लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, उसको हम क्या मान लेंगे, तो सिर्फ अमाउंट गलत लिखना ही गलती नहीं है, या तो कोई भी अमाउंट, कोई क्लासिफिकेशन, कोई प्रेजेंटेशन या कोई डिस्क्लोजर को अगर आप गड़बड़ करते हो तो उसको हम मिस स्टेटमेंट मानेंगे। अब देखो पूरा पढ़ो क्या लिख रहा है, कह रहा है मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मिस स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, या तो किसी अमाउंट में, किसी क्लासिफिकेशन में, किसी प्रेजेंटेशन में या किसी डिस्क्लोजर में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसीपीडी, कि अगर आपके एसीपीडी में डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है, ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए, रिपोर्ट कर मतलब आपने बना दिए, ठीक है, या आपने कर दिया वो चीज, ठीक है, और दैट इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड था, आपको जो बोला गया था, अगर इसके बीच में कुछ डिफरेंस है, जैसा आपको बनाने के लिए बोला गया था और जैसा आपने बनाया, अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिस स्टेटमेंट। जो फिगर, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया गया है, अगर वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है, तो जो डिफरेंस आता है वही क्या होता है, हमारा मिस स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसा हमें रिपोर्ट करने को बोला गया था, हमको बोला गया था कि अगर कोई भी कैपिटल खर्चा होगा उसको तुम बैलेंस शीट में दिखाना, लेकिन मैंने दिखा दिया P&L में, डिफरेंस आ गया, यही डिफरेंस क्या है, मिस स्टेटमेंट। एक लेमैन के लिए मिस स्टेटमेंट मतलब क्या, गलती, कोई भी गलती हुई मिस स्टेटमेंट। लेकिन हमारे लिए अब क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी अमाउंट A C, कोई क्लासिफिकेशन P, प्रेजेंटेशन या कोई डिस्क्लोजर, जैसा हमें बोला गया था और जैसा हमने किया कुछ डिफरेंस है, मिस स्टेटमेंट। ठीक है जी, बात समझ में आई। एग्जाम्पल देख लो, अमाउंट का, आपका स्टॉक 10 लाख का था, आपने कितना दिखाया, 12 लाख, ये मिस स्टेटमेंट है। क्लासिफिकेशन, आपकी जो व्हीकल थी वो 8 लाख को आपने पीपी में दिखा दिया, दिस इज, ये गलत क्लासिफिकेशन है।
व्हीकल को आप अलग दिखाओगे ना, पीपी अलग हो गया, व्हीकल अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि पीपी इज नॉट इक्वल टू करंट एसेट, गलती हो गई। एक्सपेंसेस को नेट करके दिखाया जबकि ग्रॉस दिखाना रिक्वायर्ड था प्रेजेंटेशन, ठीक है। डिस्क्लोजर, कंपनी ने कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं करी, ये भी गड़बड़ी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया है कि आपको कंटिजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है, बट कंपनी ने करा ही नहीं, जैसा बोला गया था वैसा और जैसा करा डिफरेंस है, मिस स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताओ, अगर मैं इसका तुम्हें क्रक्स लिखवाऊं तो बताओ मुझे मिस स्टेटमेंट क्या है। मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? तो ये कह रहा है कि सुनो, मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस? किसी भी अमाउंट, किसी भी क्लासिफिकेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन या किसी भी डिस्क्लोजर का, किसी भी अमाउंट का, किसी भी क्लासिफिकेशन का, किसी भी प्रेजेंटेशन का, लिख दो इसको, किसी भी अमाउंट का, किसी भी क्लासिफिकेशन का, किसी भी प्रेजेंटेशन का या किसी भी डिस्क्लोजर का, जैसा आपको बोला गया था, रिक्वायर्ड था, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसा रिक्वायर्ड था एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और जो आपने करा रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आई? किस किस के बीच में फर्क है? जैसा आपको बोला गया था और जैसा आपने किया, इसके बीच में कुछ अगर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। अब मुझे बात बताओ, क्या जो हमारा ऑडिटर है, क्या जो हमारा ऑडिटर है, इसको हर प्रकार की मिस स्टेटमेंट से मतलब है? क्या इसको हर प्रकार की मिस स्टेटमेंट से मतलब है? एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा P&L अकाउंट है, कंपनी की सेल थी 9 करोड़ रुपए, ऑडिटर ने दिखा दिया, या सॉरी, कंपनी की सेल थी 9 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल दिखाई गई 9 करोड़ 1,000। बात समझ में आ रही है? कंपनी की सेल कितनी थी? 9 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी दिखा रखी है? 9 करोड़ 1,000 रुपए की। तो क्या ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है, क्या ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है? द आंसर इज नो। तो जो हमारा ऑडिटर है उसके लिए हर मिस स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं है, उसको हर मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता, उसको हर गलती नहीं पकड़नी, उसको जो मतलब है, उसको मतलब है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। उसको किससे मतलब है? उसको मतलब है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ पहले। क्या ऑडिटर को हर गलती से मतलब है? उसको हर मिस स्टेटमेंट से मतलब है? द आंसर इज नो। ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मतलब है। किससे मतलब है उसको? ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मतलब है। आई होप अभी तक आप लोगों को मिस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैंने आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट बताया कि ऑडिटर को हर मिस स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मतलब है। अब ये क्या होता है? ये टॉपिक है अगला हमारा। मिस स्टेटमेंट समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये क्या मतलब होता है? यहां पे लिखा आ रहा है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कह रहा है कोई भी मिस स्टेटमेंट पता है मटेरियल कब होगी? जब या तो वो अकेले, या तो वो अकेले, या मिस स्टेटमेंट 1, मिस स्टेटमेंट 2, मिस स्टेटमेंट 3, इसको बोलते हैं, ये तो हो गया इंडिविजुअल, और ये हो गया
वन और मोर मिस स्टेटमेंट टुगेदर। तो कह रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम उसको बोलेंगे जब या तो कोई मिसस्टेटमेंट अकेले या छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट्स मिलके एक बड़ी मिसस्टेटमेंट बन जाती हैं और वो यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि इम्पैक्ट करेंगी, हम ये बोल रहे हैं कि वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। अगर मिस स्टेटमेंट या तो अकेले या बहुत सारे मिस स्टेटमेंट मिलके एक बड़ी मिस स्टेटमेंट बन जाती है और वो यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट या तो अकेले या मिलके, मिसस्टेटमेंट वन, मिसस्टेटमेंट टू, काफी सारे मिलके एक बड़ी मिसस्टेटमेंट बन जाती है और अगर वो यूजर्स के डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सकती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एग्जांपल के तौर पे कंपनी की सेल है 100 करोड़, ठीक है जी। अब ये मैं देख रहा हूं कि यार कंपनी की सेल 100 करोड़ रुपए, एक काम करता हूं इसकी, इसमें ना मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं 50 करोड़ की। मैंने देखा कि इस कंपनी की सेल तो 100 करोड़ रुपए की है, एक काम करता हूं बढ़िया कंपनी है, इसमें 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब एक्चुअल में जो इसकी सेल है ना, वो जो इसकी एक्चुअल में सेल है, वो एक्चुअल में सेल इसकी है 10 करोड़ रुपए। जो 90 करोड़ रुपए का है ना, ये 90 करोड़ रुपए का जो इसकी सेल है, ये फर्जी सेल है। ये क्या है? ये इसने ऐसे दिखा रखी है। अब मुझे बताओ, अगर ये वाली बात मुझे पता लग जाए कि इसकी एक्चुअल से 10 करोड़ रुपए की है, तो क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा? आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसी गलती है जो अकेले ही मेरे डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है। इसको बोलूंगा मैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये एक अकेली मिस स्टेटमेंट है, अकेली गड़बड़ है। एक आइटम सेल की वजह से इस बंदे ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, इसको बोलेंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट। या तो अकेले या मिलजुल के, कि भैया सेल में कुछ गड़बड़ है, परचेज में कुछ गड़बड़ है, एक्सपेंस में कुछ गड़बड़ है, इन गड़बड़ों को मिला के जो उसका अमाउंट बैठ रहा है 10 लाख रुपए का बैठ रहा है। भाई इतना मेजर अमाउंट है, अगर मुझे पता लग गया कि कंपनी में इतनी गड़बड़ी हो रही है, इतनी चीजों में गड़बड़ है, मैं नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट। तो या तो वो गलती अकेली हो या मिलजुल कर हो, उसको बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। देखो पढ़ो क्या बोल रहा है, कह रहा है मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल। कोई भी मिस स्टेटमेंट मटीरियल होगी अगर या तो वो अकेले या इन द एग्रीगेट इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं है कि वो गलती जो है या जो मिस स्टेटमेंट है वो इंपैक्ट करेगी ही करेगी, वो कह रहा है एक्सपेक्टेड है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि भाई अगर ये बात मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी की एक्चुअल सेल जो है वो 10 करोड़ रुपए की है, तो शायद मैं इसमें इन्वेस्टमेंट ना करूं। ये पक्का नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं। मैं क्या बोला, अगर मुझे पता लग जाएगा कि इसकी एक्चुअल सेल 10 करोड़ की है, तो शायद मैं इसमें इन्वेस्टमेंट ना करूं, शायद मेरा डिसीजन चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो, या तो अकेले या एग्रीगेट रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि भैया अगर ये गलती हुई तो शायद यूजर्स जो है उनके डिसीजंस पे इंपैक्ट डाल दे। यहां पे क्या वर्ड आ रखा है? इंडिविजुअल। एक सिंगल मिसस्टेटमेंट खुद से ही मटेरियल हो सकता है या एग्रीगेट में छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट्स मिलाकर टोटल में मटेरियल हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि हर यूजर को इफेक्ट हो, बट रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि यूजर्स के डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? जैसे कि प्रॉफिट 10 लाख रुपए का है, हम कितना दिखा के बैठे हैं?
20 लाख रुपए का स्टेटमेंट है, तो इससे यूजर को क्या लगेगा, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो हाँ, इससे हमारा जो डिसीजन इंपैक्ट हो सकता है, तो ये मटेरियल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपके जो खर्चे हैं वो कितने हैं, 10 लाख, बट आप कितने दिखा के बैठे हो, 10 लाख 20 हजार, कितना फर्क आ रखा है, 20 हजार रुपए का छोटा मोटा अमाउंट है, क्या ये मटेरियल माना जाएगा, क्या इससे मेरे कुछ डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा मोटा अमाउंट है, इसको हम मटेरियल नहीं मानेंगे। बात समझ में आई। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसको बोलेंगे, या तो कोई मिसस्टेटमेंट अकेले ही यूजर की डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सकती है, या मिलजुल के एक बड़ी मिसस्टेटमेंट बने और वो यूजर के डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सकती है। यहां पे वर्ड आ रहा है एक्सपेक्टेड है, ये नहीं है कि वो करना ही करना है, वर्ड क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो, मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने आपको प्रेजेंट करने को बोला था और जैसा आपने प्रेजेंट किया, अगर इसके बीच में कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या, मिस स्टेटमेंट। अब जरूरी नहीं है कि हर मिस स्टेटमेंट क्या होगी, मटेरियल होगी। ऑडिटर को सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मतलब है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो मिसस्टेटमेंट होती हैं जो या तो अकेले इंडिविजुअली या छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट मिलके एक बड़ी मिसस्टेटमेंट बनती है और वो यूजर्स के डिसीजन पे इंपैक्ट डाल सकती है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बात समझ में आई। तो ऑडिटर को किससे मतलब है, जो हमारा ऑडिटर है, ऑडिटर को किससे मतलब होता है बताओ, हमारा जो ऑडिटर है, ऑडिटर को किससे मतलब है, ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट से मतलब है या मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मतलब है। तो ऑडिटर को मतलब किससे है बताओ, ऑडिटर को मतलब है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इतनी बात समझ में आई, दो बात समझ में आपको आ गई। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, सिर्फ इतना बताया कि एक तो बताया मैंने आपको मिस स्टेटमेंट क्या होती है, फिर से रिपीट कर देंगे, मिस स्टेटमेंट क्या होती है, और बताया मैंने आपको कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होती है। दो चीजें हैं, मिस स्टेटमेंट क्या होती है और मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, फटाफट से क्विक रिवीजन करें। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसा आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने प्रेजेंट करने को बोला था और जैसा आपने एक्चुअल में प्रेजेंट किया, उसमें अगर कुछ डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ये जो डिफरेंस है, इट कैन बी इन, किसी अमाउंट में हो सकता है, किसी क्लासिफिकेशन में हो सकता है, किसी प्रेजेंटेशन में हो सकता है, या किसी डिस्क्लोजर में हो सकता है। ACPD, इसको हम बोलते हैं क्या, मिस स्टेटमेंट। किसी अमाउंट में, किसी क्लासिफिकेशन में, किसी प्रेजेंटेशन में, या किसी डिस्क्लोजर में। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो बोला गया था और जो आपने करा उसमें फर्क है, तो भाई ये मिस स्टेटमेंट है। ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट से मतलब नहीं होता, उसको किससे मतलब होता है, ऑडिटर को मतलब होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होती है भाई साहब, एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो या तो इंडिविजुअल या एग्रीगेट मिलके यूजर्स के डिसीजन को एक्सपेक्टेड है कि भाई साहब इन्फ्लुएंस करेगी, तो उसको हम बोल देते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगला टॉपिक क्या आ रहा है हमारा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नाम में छुपा हुआ है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, इसका रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बड़ी गलतियां मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं। इसी रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड ड्यू टू फ्रॉड और एरर बिफोर कंसीडरिंग एडेड कंट्रोल। सिंपल सा मतलब है कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बड़ी गलती हो सकती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है बिना चेकिंग करे ऑडिटर के। इसी रिस्क को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो बात समझ में आई, तीन चीज हम पढ़ चुके हैं,
मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलती हो सकती है ऑडिटर के चेकिंग शुरू करे बिना, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रोमम इसको प्यार से बोलते हैं, रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे फटाफट से, उसके बाद अपन लोग करते हैं शुरू। मैं जरा पानी वानी पी लूं। पानी वानी पी लिया। चलो, अब क्या पढ़ना है अपने को? अब पढ़ना है हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब देखो, इंटरनल का मतलब क्या हुआ? इंटरनल का मतलब होता है कंपनी के अंदर, इंटरनल है ना, कंपनी के अंदर। कंट्रोल मतलब क्या होते हैं? रूल्स, प्रोसीजर, पॉलिसीज। तो कंपनी के खुद के रूल्स, प्रोसीजर, सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंपनी ने खुद ने जो अपनी पॉलिसीज बना रखी हैं, जो रूल्स बना रखे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंपनी ऐसा करती क्यों है भाई? ताकि कुछ गलत ना हो सके, फ्रॉड या एरर्स ना हो सके, और अगर हो भी गए तो वो डिटेक्ट हो सके। मेरी बात समझ में आ रही है? वो क्या हो सके? डिटेक्ट हो सके। अब इसे इतना समझो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो एक कंपनी के खुद के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस को हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बात समझ में आई? एक कंपनी के खुद के इंटरनल, अंदर जो उसने खुद बना रखे हैं रूल्स रेगुलेशंस, क्यों बना रखे हैं? ताकि उसके अंदर, कंपनी के अंदर कुछ गलत ना हो। गलत मतलब क्या ना हो? कोई फ्रॉड या कुछ एरर ना हो। और चलो फ्रॉड एरर हो भी गया हो तो वो इजीली डिटेक्ट हो सके। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, समझ में आया? फिर से बताऊं, देखो, कंपनी के खुद के रूल्स रेगुलेशन जो उसने बना रखे हैं ताकि कुछ कंपनी में गलत ना हो। कुछ गलत का मतलब क्या होता है? कुछ फ्रॉड, कुछ एरर्स ना हो। चलो अगर हो भी गए तो वो डिटेक्ट इजीली हो जाए। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। समझ में आया? इजी टॉपिक, ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत सिंपल है भैया। कंपनी के खुद के रूल्स रेगुलेशन जो उसने बना रखे हैं ताकि कंपनी में कुछ गलत चीजें ना हो। गलत चीज मतलब कोई फ्रॉड, कोई एरर ना हो। अगर हो भी रहा हो तो वो डिटेक्ट हो जाए। अच्छा, इसको ना एक एग्जांपल से बताता हूं आपको मैं। देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा। सपोज करो कंपनी को 1 टन आयरन खरीदना है। ठीक है, सपोज 1 टन कंपनी को क्या खरीदना है? आयरन खरीदना है। तो जो परचेज डिपार्टमेंट है, इसने हमारे परचेज मैनेजर साहब को फोन किया या उनको बोला कि सर 1 टन मुझे क्या खरीदना है? आयरन खरीदना है। समझ में आ रहा है क्या एग्जांपल दिया है मैंने सिंपल इतना बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1 टन आयरन की रिक्वायरमेंट है। उसने परचेज मैनेजर को बोला कि जी 1 टन आयरन चाहिए। तो परचेज, इसने क्या बोले मैनेजर साहब ने? ठीक है, मैं अरेंज करता हूं। अब इसने क्या करा, इसका जो मामा है जी यही काम करता है, उसको बोला कि मामा ऐसे ऐसी बात है, 1 टन आयरन चाहिए। और इसके मामा ने 1 टन आयरन दे दिया। अब मुझे बताओ, इस पूरे एग्जाम्पल में क्या समझ में आपको आ रहा है? कुछ गलतियां, कुछ गड़बड़ इसके अंदर है? आप सिर्फ बोर्ड देखो, अब मुझे बताओ कि कुछ इसमें गलतियां हैं या कुछ गलती इसमें हो सकती है। मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि परचेज डिपार्टमेंट, जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1 टन आयरन चाहिए। उसने क्या किया, जो इनके परचेज मैनेजर साहब हैं, परचेज मैनेजर साहब को बोला कि जी हमें 1 टन आयरन चाहिए।
अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने मामा जी को बोला कि जी 1 टन आयरन भिजवा दो। इनके मामा जी ने भिजवा दिया। अब मुझे बताओ इसमें क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ी हो सकती है। सबसे पहली चीज, जो मामा है वो परचेज मैनेजर का एक रिलेटिव हुआ। रिलेटिव हुआ। आप मुझे बताओ, जो प्राइस, जिस प्राइस पे मामा भेजेंगे, क्या वो डाउटफुल होगी कि नहीं होगी। जिस प्राइस पे भेजेंगे वो, क्या वो डाउटफुल है कि नहीं है। क्या क्वालिटी जो है वो डाउटफुल है कि नहीं है। आप बताओ, क्या क्वांटिटी जो भिजवाएंगे मामा वो डाउटफुल होगी कि नहीं होगी। यार ऑब्वियस ही बात है ना, अपना अपना बंदा तो काटता है ना। भाई क्या पता मामा ने 1 टन की जगह 900 किलो भिजवा दिए हो, या कुछ गड़बड़ी कर दी हो। हमें रिक्वायरमेंट थी हाई क्वालिटी की, वो हमें दे रहे हैं मीडियम क्वालिटी। तो कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये कंपनी में कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं, कोई प्रोसेस नहीं है, हर काम फोन पे हो रहे हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो वहां से परचेज कर रहा है। समझ रहे हो, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो बताओ गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती। पर बिल्कुल गड़बड़ी हो सकती है ना। अभी देखा मैंने आपको, हो सकता है कि जिस प्राइस पे रामा ने बेचा हो वो प्राइस ज्यादा हो। हमसे प्राइस ज्यादा ले रहा है लेकिन क्वालिटी कम दे रहा है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको समझ में ये चीज आ सके कि अगर कंपनी के अंदर कोई रूल्स प्रोसीजर्स नहीं होंगे तो गड़बड़ी जो है वो आराम से हो जाएगी। ठीक है, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कंपनी के खुद के प्रोसीजर्स नहीं है, तो जो गलती के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आप खुद देख लो भाई, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। बात समझ में आई। अब देखो परचेज एक्चुअली में होती कैसे है, या जिस कंपनी में कंट्रोल, जिस कंपनी ने एक पूरा अपनी पॉलिसी, पूरे प्रोसीजर बना रखे हैं, वो कैसे काम करेगी। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट को एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगी। क्या होगा, एक प्रॉपर फॉर्मल मेल पे रिक्वेस्ट जाएगी कि जी हमें 1 टन आयरन की रिक्वायरमेंट है, इस डेट तक हमें चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए। प्रॉपर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजेगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज वाले के पास। अब जो परचेज डिपार्टमेंट पता क्या करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट एक टेंडर निकालेगा और जितने भी आयरन के सप्लायर्स हैं उन सबको बोलेगा कि जी ऐसा है, हमें कोटेशन भेजो, हमें 1 टन आयरन चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, आप लोग अपने अपने प्राइस भेज दो कि हमें कितने में दोगे। तो मेरे पास बहुत सारे प्राइजेस आ जाएंगे, कोटेशन 1 2 3 4 5। अब जो मेरे को रेलिवेंट लगेगा मेरे हिसाब से मैं वो चूज कर लूंगा। ये बात समझ में आई। सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो एक प्रॉपर फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को। अब ये परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, टेंडर निकालेगा और जो आयरन के वेंडर्स हैं इनसे कोटेशन मांगेगा। मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स कोटेशन भेजेंगे, जो मुझे समझ में आएगा मैं उसे क्या करूंगा, उसको चूज करके एक परचेज ऑर्डर रेज करूंगा। क्या कर दूंगा, एक परचेज ऑर्डर रेज कर दूंगा उस वेंडर को। अब ध्यान से देखना, क्या यहां पे कुछ आपको गड़बड़ी लग रही है। यहां सब चीज तो तरीके से हो रही है। मेरे पास 10 लोगों ने अपने प्राइस भेजे थे, तो जो कंपनी को समझ में आया वो चूज किया। एक प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर बताओ, क्या गारंटी थी कि रिक्वायरमेंट 1 टन की थी।
हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो 900 किलो की, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, अरे मुझे क्या पता कितनी रिक्वायरमेंट थी, मेरे पास तो सिर्फ फोन आया कि जी इतना चाहिए, मैंने भिजवा दिया। अब हो सकता है कि इसने आधा रखा आधा आगे निकाल दिया। लेकिन इस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगा, हर एक चीज ऑन रिकॉर्ड है। विदाउट प्रॉपर अप्रूवल जो है ये नहीं भेज सकता। परचेज डिपार्टमेंट पहले इसको अप्रूव कराएगा कि हाँ जितनी ही रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद जो परचेज डिपार्टमेंट है ये टेंडर निकालेगा। टेंडर में से फिर ये प्राइसेस चूज करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर परचेज ऑर्डर बनाया जाएगा। परचेज ऑर्डर समझते हो, पीओ। हम इस वेंडर को एक पीओ बना के भेजेंगे जिसमें सब कुछ लिखा होगा, टर्म्स कंडीशन सब कुछ लिखी होगी। ये वेंडर इस पीओ को एक्सेप्ट करेगा और हमें अपना एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा। फिर क्या होगा, फिर ये वेंडर अपने गुड्स भेजेगा हमारे स्टोर में, उसको हम रिसीव करेंगे और पेमेंट हमारी हो जाएगी। आपको इन दोनों में फर्क समझ में आया? इस वाले इसमें और इसमें कितना फर्क है, फर्क समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे सब कुछ इनफॉर्मल चल रहा है भाई, कुछ भी ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, सब चीज प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिस्क हो, यहाँ पे गड़बड़ी है ही है। हम ये नहीं कह रहे गड़बड़ी है ही है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर कंपनी के पास प्रॉपर प्रोसीजर्स या पॉलिसीज नहीं होती तो उस केस में गड़बड़ी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और इधर क्या होता है, इधर गड़बड़ी का जो रिस्क है, मिस स्टेटमेंट का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इतनी सी बात समझ में आई? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का सिंपल मतलब होता है कंपनी ने खुद के जो अपने रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसीज बना रखी हैं ताकि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी ना हो। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ये देखो, ये एक एग्जांपल है कि यार इस मशीन के अंदर कुछ भी, जैसे ये आपकी रेलवे के अंदर आप जाते हो, आपका सामान चेक होता है, तो कुछ भी गलत चीज इससे ना चली जाए। ये है, कोई भी बंदा बिना टिकट के ना चला जाए। ये सब क्या है, ये प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं जो एक कंपनी बनाती है ताकि कुछ गलत ना हो जाए, गलत मानने की कुछ फ्रॉड कुछ एरर ना हो जाए। ठीक है जी। अब देखो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, कंपनी के अंदर बनाए गए पॉलिसीज रूल्स प्रोसीजर, कंपनी के अंदर बनाए गए रूल्स प्रोसीजर्स। कंपनी क्यों बनाती है, ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके, फ्रॉड्स एंड एरर्स ना हो, अगर हो गए हैं तो वो डिटेक्ट तो हो सके। इन्हें बनाता कौन है, तो इन्हें कंपनी की मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी बनाता है और इन्हें ऑडिटर चेक करता है। चेक ये करता है कि यार अगर कंपनी के कंट्रोल्स ठीक है तो मुझे चेकिंग कम करनी पड़ेगी, अगर कंट्रोल ज्यादा है तो मुझे चेकिंग, मतलब सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कंपनी के कंट्रोल वीक है या कम है तो मुझे चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर कंपनी के कंट्रोल अच्छे हैं स्ट्रांग हैं तो मैं थोड़ी चेकिंग कम कर लूंगा, चल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो वापस से मैं रिपीट करता हूं, ये है हमारी आईसीए की लैंग्वेज। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, प्रोसेस, एक प्रोसेस जिसको डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन, बेसिकली जिसको बनाया है किसने, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। क्यों बनाया है, ताकि जो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सकें। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक बन रही हैं, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा ऑपरेशन है वो ठीक से चल रहा है, और सारी की सारी जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो आराम से हमारी कंपनी में पूरी हो रही।
हो, बात समझ में आया? ये था हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्रक्स क्या है? ये रहा क्रक्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंपनी के अंदर बनाए गए पॉलिसीज, रूल्स या प्रोसीजर्स। कंपनी क्यों बनाती है? ताकि जो बिजनेस है वो स्मूथली चल सके, कोई फ्रॉड या एरर ना हो, अगर हो भी रहे हैं तो वो डिटेक्ट हो सके। इन्हें बनाता कौन है? इनको बनाती है मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यू। और इनको चेक कौन करता है? ऑडिटर चेक करता है। चेक क्यों करता है? अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो चेकिंग कम कर दूंगा, अगर कंट्रोल्स बेकार हैं तो चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो हमने तीन चीज सीख ली। हमने सीख लिया क्या? मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। चार चीज सीख चुके हैं हम लोग। एक बार वापस से रिपीट करता हूं। मिस स्टेटमेंट, जैसा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बोला गया था और जैसा मैंने रिपोर्ट किया उसमें कुछ डिफरेंस है, मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर को हर एक मिस स्टेटमेंट से मतलब नहीं होता, उसको मतलब होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। मिस स्टेटमेंट मटेरियल जब होती है जब या तो वो अकेले या बहुत सारी मिलके एक बड़ी बनती हैं और वो यूजर्स के फाइनेंशियल डिसीजंस को इंपैक्ट डाल सकती है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अभी ऑडिट शुरू नहीं किया ऑडिटर ने, लेकिन उसको लग रहा है कि फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अभी ऑडिटर ने ऑडिट शुरू नहीं किया है, उसको ये लग रहा है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। इसके रिस्क को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर मैंने बताया आपको इंटरनल कंट्रोल। तो कंपनी के अंदर वो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जो उसने बनाए हैं ताकि कुछ गलत ना हो, कुछ फ्रॉड, कुछ एरर ना हो, और अगर हो गए हैं तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाए। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़े। अब हम चलते हैं आगे। इस टॉपिक का नाम है हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है। अब ये ऑडिट प्रोसीजर क्या है? देखो, ए लिमिटेड ने अपना ऑडिट किसको दिया है? ए लिमिटेड ने अपना एक ऑडिटर को अलॉट कर दिया है ऑडिट। ए लिमिटेड ने ऑडिट अलॉट कर दिया मिस्टर ऑडिटर को। अब मिस्टर ऑडिटर है, कुछ तो करेंगे ना यार। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है सेल्स 10 करोड़ रुपए। अब ऑडिटर कुछ तो करेगा ना जो वो इस सेल को वेरीफाई कर सके। तो वो जो कुछ भी इस सेल को वेरीफाई करने के लिए करेगा उसको हम बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। बात समझ में आई? इस कंपनी ने अपना ऑडिट किसको दे दिया है? मिस्टर ऑडिटर को। अब जो मिस्टर ऑडिटर है वो कुछ तो करेंगे ना, उसको ये सेल वेरीफाई करनी है। तो इस सेल को वेरीफाई करने के लिए वो जो कुछ भी करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। अब मेरा एक सवाल जो मैंने आपको कल सिखाया था कि क्या जो ऑडिटर होता है वो सिर्फ ये नंबर चेक करता है? क्या वो सिर्फ ये अमाउंट मिलाएगा? द आंसर इज बिग नो। ऑडिटर सिर्फ अमाउंट नहीं मिलाता, अमाउंट भी मिलाता है। मैंने क्या बोला? ऑडिटर सिर्फ अमाउंट नहीं मिलाता, अमाउंट भी मिलाता है। फर्क क्या है? ऑडिटर ना इस सेल का ऑडिट करेगा तो वो सेल से रिलेटेड जितनी भी अजर्शंस हैं उसका ऑडिट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो ऑडिटर है वो सेल से रिलेटेड जितनी भी अजर्शंस हैं इसका ऑडिट करेगा। कंप्लीटनेस, क्या सारी सेल्स आ रखी है? क्या सेल्स एक्चुअली में हुई भी थी कि नहीं हुई थी? जो सेल्स की फिगर है, जो अमाउंट है, वो एक्चुअली में एक्यूरेट है या नहीं है? जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था वैसे किया है नहीं किया? और रेलिवेंट सेल्स ही ली है या नहीं ली? इन सब चीजों को वो चेक करता है, सिर्फ अमाउंट को नहीं करता। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अजर्शंस। तो ऑडिटर जो कुछ भी करता है इन अजर्शंस को वेरीफाई करने के लिए, यहां मैं बोलूं इस अपने एग्जांपल में सेल्स को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर जो कुछ भी करेगा उसको बोलेंगे ऑडिट प्रोसीजर। बात समझ में आई? अजर्शंस को वेरीफाई करने के लिए जो कुछ भी ऑडिटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑडिट प्रोसीजर्स। ये था इसका जर्नल मीनिंग। अब देखो,
ये है चार्ट ऑडिट प्रोसीजर्स। ये रैप, फैप, रैप के को हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फैप को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। ये सब सीखना है हमें। तो ऑडिट प्रोसीजर्स दो प्रकार के होते हैं, रैप और फैप। पहले आप ये सीखो, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो दो प्रकार के हैं, रैप और फैप। रैप मींस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इतना समझ में आया कि जो हमारा प्रोसीजर्स हैं वो दो प्रकार के हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फैप। ठीक है। फैप की दो बाइफरकेशन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की भी दो बाइफरकेशन है, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये पूरा का पूरा चार्ट हमें पढ़ना है। ठीक है। तो मैं काम करता हूं, फटाफट से पानी पीता हूं, फिर आपको ये चीज पढ़ाता हूं। आप भी फटाफट पानी पी लो, गर्मी बहुत पड़ रही है, फिर अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है जी। हाँ चलो करें शुरू। आ जाओ। हम पढ़ रहे थे ऑडिट प्रोसीजर्स। मैंने सिंपल बोला, ऑडिट प्रोसीजर्स दो प्रकार के होते हैं, रैप और फैप। ठीक है जी। अब इसी को इतना समझते हैं। अभी एक काम करता हूं, मैं आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन पढ़ाता हूं, रैप वाला, इस तो बात पे आएंगे। ऑडिट प्रोसीजर दो प्रकार के होते हैं, रैप और फैप। तो पहले हम रैप को पकड़ते हैं। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रैप। तो अब देखो इसमें एक तो इसका एक्चुअल मीनिंग है और एक क्या है इसका, इसके सिर्फ वर्ड्स को पकड़ो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो देखो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एग्जांपल से समझाता हूं। एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में 500 करोड़ रुपए की सेल है। तो रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब होता है कोई चीज गलत हो सकती है या कुछ चीज गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी अनवांटेड होने, कुछ भी अनवांटेड है, कुछ भी नेगेटिव होने के चांसेस को हम रिस्क बोलते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ भी अनवांटेड थिंग्स में गो रॉन्ग, कुछ भी गलत होने के चांसेस को हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क को हमने क्या बोला, कुछ भी गलत होने के चांसेस। क्या जरूरी है कि चीजें होंगी ही होंगी, नहीं, चांसेस को रिस्क बोलते हैं। तो देखो, इस कंपनी की बैलेंस शीट में सेल्स कितनी दिखा रखी है, 500 करोड़। अब ऑडिटर सोच रहा है कि यार हो सकता है कि जो 500 करोड़ की सेल है ये गलत रिकॉर्ड हुई हो। वो ये सोच रहा है कि यार हो सकता है कि ये जो सेल्स हैं 500 करोड़ रुपए की, तो गलत हो सकती हैं। वो क्यों सोच रहा है, तो यार इकोनॉमी के अंदर तो एकदम क्या चल रहा है, काम धंधा है ही नहीं, एकदम मंदी चल रही है यार। तो इसकी ये 500 करोड़ की सेल कैसे हो गई, कुछ गलती हो सकती है, क्या पता हो जाए, प्रूव नहीं हुआ है अभी, ओनली पॉसिबिलिटी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क। मतलब हो सकता है कि गलती हो, पॉसिबिलिटी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क। रिस्क समझ में आया, गलती होने की पॉसिबिलिटी, क्या प्रूव हो गया, नहीं, गलती होने की पॉसिबिलिटी को रिस्क बोलते हैं। तो यानी कि रिस्क मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कुछ गलत हो रखा हो, प्रूव नहीं हुआ है, ओनली पॉसिबिलिटी, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिस्क। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार रिस्क है या नहीं है, अगर है तो कितना रिस्क है, कहां कहां पर रिस्क है,
इसको मैं किस तरीके से वो करूंगा, इसका रीजन क्या है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना, इसको बोला जाता है असेसमेंट। रिस्क है या नहीं है, अगर है तो कितना है, कौन से अकाउंट में रिस्क है, किस रीजन से रिस्क है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस सेल्स में रिस्क हो सकता है, क्यों हो सकता है, रीजन पता करना, ये एनालिसिस करना, इस क्या है, असेसमेंट है। मेरी बात समझ में आई? रिस्क असेसमेंट। अभी तक मैंने आपको बताया रिस्क का मतलब क्या होता है, कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी, अभी प्रूव नहीं हुआ है, हमें सिर्फ लग रहा है, पॉसिबिलिटी लग रही है, तो ये पॉसिबिलिटी का मतलब ही क्या है, रिस्क है। असेसमेंट, अब ये सोचना रिस्क कहां हो सकता है यार, कैसे हो सकता है, रीजंस क्या है, कौन से अकाउंट में हो सकता है, तो ये एनालाइज करना ही क्या होता है, असेसमेंट होता है। बात समझ में आई? ये एनालाइज करना ही क्या होता है, असेसमेंट होता है। अब प्रोसीजर्स क्या है, स्टेप्स जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, तो वो स्टेप्स जो ऑडिटर परफॉर्म करता है रिस्क को आइडेंटिफाई और एसेस करने के लिए, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देख लो, वो प्रोसीजर्स जो ऑडिटर परफॉर्म करता है रिस्क को आइडेंटिफाई या एसेस करने के लिए, ये इसका निकल के आ रहा है भाई ब्रेक डाउन का मीनिंग, जो मैंने सिर्फ अभी वर्ड्स को पकड़ा है। अगर मैं सिर्फ इसके एक एक इंडिविजुअल वर्ड को पकड़ूं तो उन वर्ड्स को पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है, वो प्रोसीजर जो ऑडिटर लगाता है रिस्क को आइडेंटिफाई और एसेस करने के लिए, उनको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देख लो, रिस्क क्या होता बता दिया मैंने आपको, असेसमेंट क्या होती बता दिया। तो देखो, वो प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है रिस्क को आइडेंटिफाई या असेस करने के लिए, उसको बोला जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या इसका एक्चुअल मीनिंग भी यही है? द आंसर इज नो। ये एक्चुअल मीनिंग का एक पार्ट है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर दो चीजें होती हैं, उस एक चीज को आपने पढ़ लिया जो उसके नाम में छिपा था, ये मतलब है इसका। रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करना, लेकिन रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करना ही रैप नहीं होता। अगर आप लोग सिर्फ इसके वर्ड्स पे जाओगे तो सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करना ही रैप नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। तो ये जो मैंने आपको सिखाया कि वो प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये तो इसके एक्चुअल मीनिंग का एक पार्ट है। ठीक है, अब एक्चुअल मीनिंग क्या है वो सिखाऊंगा मैं आपको एक एग्जांपल से। ठीक है, देखो, एक सीए साहब हैं, इनका एक ऑफिस है जिसका नाम है जी एंड एसोसिएट। इसमें 3 आर्टिकल हैं, ए बी सी। ठीक है जी, इनका एक सीए फॉर्म है जिसमें 3 आर्टिकल हैं, ए बी सी। अब ये जो सीए साहब है, सीए साहब ने ए को बोला ये ए है, ये बी है और ये सी, देखो ये सी है। ठीक है, 3 बंदे हैं, ये लड़की बैठी हुई है। अब गर्ल्स को बाहर भेजते नहीं ऑडिट पे, गर्ल्स को ऑफिस का काम देते हैं ज्यादातर, क्योंकि बाहर थोड़ा वो प्रॉब्लम सी होती है। तो क्या है, सीए साहब ने ए से बोला कि ए गो एंड डू ऑडिट ऑफ एक्सिस बैंक। सीए साहब ने क्या बोला ए को कि भाई ए जा और एक्सिस बैंक का ऑडिट करके आ। अब देखो ए क्या बोल रहा है सर से, सर मेरा फर्स्ट टाइम, मेरे को तो पता ही नहीं है भाई, मैंने सर अभी इंटरमीडिएट पास करी है, मैं अभी आर्टिकलशिप पे आया हूं, मुझे कैसे पता कि ऑडिट कैसे करते हैं, मैं अभी इंटरमीडिएट पास करके आया हूं, मैंने तो सिर्फ बुक्स में पढ़ा है ना कि ऑडिट कैसे करते हैं, अरे मुझे क्या पता कैसे करना है, सर कुछ तो गाइड करो मेरे को। तो इसने बोला बात तो तेरी सही है भाई। तो इसने जो अपने बाकी आर्टिकल्स हैं उनको बिठाया और समझा रहा है कि देखो मैं ए को बैंक के ऑडिट पे भेज रहा हूं, ठीक है, और सुनो, जाकर जब तुम बैंक ऑडिट पे जाओगे ना तो बैंक पे ना बहुत सारे लॉज लगते हैं, वो पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, बैंक में लोन्स बहुत होते हैं तो वो चेक करना अच्छे से। वहां पे ना एनपीए, ये तुमने अकाउंट में सीखा होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक ये कॉन्सेप्ट होता है। वहां पे आप लोग कैश देख लेना, जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं ना
ध्यान मत देना उन पे, ठीक है, आप बस चेक करके आओ। तो ये कुछ तो भी इनको ज्ञान दे रहा है, ठीक है। कि भाई सुनो, बैंक में ऐसे ऐसे होता है, वहां पे लोन्स दिए जाते हैं, ये चेक कर लेना, ऐसे चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट्स देख लेना, ठीक है। तो ये इनको ज्ञान दे रहा है। अब इनको समझाने के बाद सीए साहब ने बोला कि एक काम कर, बी तू जा और स्कूल का ऑडिट करके आ, और सी तू जा और हॉस्पिटल का ऑडिट करके आ। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या एग्जांपल दिया है? मैंने आपको एग्जांपल ये दिया है कि ए ने इस बंदे को बोला कि तू बैंक का ऑडिट करके आ। अब इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है भाई कि ऑडिट करते कैसे हैं, तो सीए साहब ने इन्हें थोड़ा सा ज्ञान दिया कि भाई जब बैंक का ऑडिट करते हैं तो तुम उसमें सबसे पहले चेक करना है कि इस पे लॉ कौन कौन से लग रहे हैं, लोन्स चेक करना अच्छे से, एनपीए चेक करना, कैश चेक करना, एक्सपेंसेस पे खास ध्यान मत देना। तो ये उनको समझा रहा है कि कैसे कैसे तुमको ऑडिट करना है। ये समझाने के बाद इसने बाकी दो बंदों से क्या बोला कि तू जा करके हॉस्पिटल किसका ऑडिट, स्कूल का, और तू करके किसका, हॉस्पिटल का ऑडिट करके आ। अब इन दोनों के दिमाग को होश उड़ गया। क्यों भाई सर, आपने सिखाया बैंक के बारे में और अब आप हमसे क्या बोल रहे हो कि स्कूल का करके आ और हॉस्पिटल करके आ। अरे सर, जो चीज इस पे एप्लीकेबल है वो इन दोनों पे कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी? बैंक का ऑडिट करना एक अलग चीज है, स्कूल का अलग, हॉस्पिटल का अलग। जो आपने सिखाया, जो समझाया, वो तो बैंक का था ना, स्कूल या हॉस्पिटल में वो कैसे कर सकता हूं? तो आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है। मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ कंफ्यूजन के लिए रखा था। अब वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन ये है कि यार एक बंदे को तुम बैंक की चीजें बता रहे हो और बाकियों को क्या बोल रहे हो कि स्कूल जाओ, हॉस्पिटल जाओ। तो ये सिर्फ इतना मतलब था मेरे को कि यार जब तक आपको एंटिटी के बारे में पता नहीं होगा कि एंटिटी क्या करती है, क्या काम करती है, उस पर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, बेसिकली जब तक आपको अपने क्लाइंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, आप कैसे ऑडिट करोगे? बिना एंटिटी को जाने तो हम कर ही नहीं सकते ना ऑडिटर। मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक हम एंटिटी को समझेंगे नहीं, हम उसका कैसे करेंगे ऑडिट? तो ऑडिट को करने के लिए सबसे पहला स्टेप ही क्या है? एंटिटी को समझना। ये देखो सर, मुझे नहीं आता कैसे करना है, तो समझाया ना एंटिटी के बारे में। कैश अच्छे से देख लियो, एक्सपेंस मत चेक करियो, कुछ खास नहीं हो जाए इसके अंदर, लोन चेक करियो अच्छे से। तो ये इनको क्या दे रहा है? इनको समझा रहा है एंटिटी के बारे में। अब बैंक का तो समझा दिया, बट स्कूल हॉस्पिटल नहीं समझाया ना इनको। तो जब तक इन दोनों को एंटिटी के बारे में समझ नहीं आएगा, ये कैसे उसका ऑडिट करेंगे? तो ऑडिट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही क्या है? एंटिटी को जानना। तो ऑडिटर एंटिटी को समझना चाहता है, उसको समझना है। तो जो कुछ भी वो समझने के लिए करता है, जो कुछ भी वो प्रोसीजर्स लगाता है एंटिटी को समझने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और इसमें वो एंटिटी को समझ रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि रैप के अंदर जो ऑडिटर है वो दो चीज करता है। एक तो वो रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करता है, दूसरा वो अंडरस्टैंड करता है एंटिटी के और उसके एनवायरनमेंट को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यार जब तक आप किसी एंटिटी का समझोगे ही नहीं कि वो एंटिटी करती क्या है, कौन से लॉज लगते हैं, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका कॉम्पिटिटर क्या है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, जब तक आपको एंटिटी के बारे में पता ही नहीं होगा, हाउ विल यू डू द ऑडिट? आप उस एंटिटी का कैसे ऑडिट कर पाएंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो ऑडिटर है वो रैप जब वो करता है, जब वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है, तो उससे दो चीजें मिलती हैं। एक तो उसको एंटिटी की समझ में आती है कि अच्छा
एंटिटी ये करती है, ये लॉज लगते हैं, ये चीज इस पे होती है, तो उसको एंटिटी का इन्वायरमेंट समझ में आता है, उसको एंटिटी के बारे में समझ में आता है। प्लस जब वो इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता है ना, तो उसे समझ में आता है कि उसमें रिस्क कहां कहां पर है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक सिर्फ मैंने इतना बोला, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिटर जब ये रैप लगाता है, रैप करता है, तो दो चीज करता है। सबसे पहले तो वो जो एंटिटी है उसको समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेता है। जब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता है ना, तो उसको समझ में आता है कि किन किन एरियाज में रिस्क हो सकता है, कहां कहां पे रिस्क हो सकता है। ठीक है, दो चीज करता है वो, एक तो वो अंडरस्टैंडिंग लेता है और रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करता है। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो रैप बन जाएगा मेरा। तो वो प्रोसीजर्स जिनको लगा के ऑडिटर एक एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेता है, उसके एनवायरमेंट को समझता है और रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करता है, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करना ही रैप नहीं होता, इसके अंदर एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट को जोड़ना और फिर समझना, ये रैप होता है। मतलब वो प्रोसीजर जिनको लगा के ऑडिटर एंटिटी को समझता है, उसके एनवायरमेंट को समझता है और रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करता है, उसको बोलते हैं अपन लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बात समझ में आई? अब देखो, रैप का मैं आपको ना एक वो समझाता हूं फ्लो, कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। ऑडिटर को ऑडिट अलॉट हुआ इस कंपनी का, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो डे वन जाके चेकिंग शुरू कर देगा। अभी सिखाया ना मैंने कि ऐसा नहीं है कि मुझे ऑडिट मिला और मैं आज ही चेकिंग शुरू कर दूंगा। सबसे पहले मुझे बिजनेस को समझना पड़ेगा ना भाई। जब तक मुझे बिजनेस की समझ ही नहीं आएगी, मैं कैसे इसको ऑडिट करूंगा? देखो कि एक्स वाई जेड करती क्या है भाई, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, बैंक है, एनबीएफसी है। जब तक मुझे समझ ही नहीं आएगा कि जिस एंटिटी का मैं ऑडिट करने जा रहा हूं वो करती क्या है, नेचर क्या है, तो कैसे करूंगा उसको ऑडिट में? ठीक है, मैं समझता क्यों हूं? क्योंकि हर एंटिटी का, हर उसका रिस्क अलग होता है। जो रिस्क बैंक में है वो रिस्क आईटी कंपनी में थोड़ी होंगे, या जो रिस्क एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में है वो यहां थोड़ी हो जाएंगे। अरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में सबसे लोचा होता है स्टॉक में, और यहाँ तो कोई स्टॉक ही नहीं होता आईटी कंपनी में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? तो सबसे पहला काम क्या होता हूं, अब देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऑडिटर रैप कैसे करता है। तो जब वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाता है तो सबसे पहले काम क्या करता है, वो बिजनेस को समझता है। अच्छा कि भाई ये जो मेरी कंपनी है ये करती क्या है वो समझता है, उसके एनवायरमेंट को समझता है, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कंपटीशन क्या है, कौन कौन से लॉज रेगुलेशन उस पर लगते हैं, कौन उसके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, ये सब चीज समझता है। वो एंटिटी के बारे में समझता है, एंटिटी के एनवायरमेंट को समझता है, फिर वो चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है कंपनी का, कंपनी पे इंटरनल कंट्रोल जो है वो कैसा है। मतलब सिखा चुका हूं आप लोगों को मैं, ये तो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। क्या चेक करता है वो चेक करता है कि कंपनी जो कोई भी बिजनेस है वो कैसे समझेगा कि मेरी एंटिटी करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, बैंक है, एनबीएफसी है, और वो करती क्या है। फिर वो उसके एनवायरमेंट को समझता है, फिर वो उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझता है, फिर वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। अब रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करता है? तो दो तरीके होते हैं, एक तो उसका एक्सपीरियंस नॉलेज। जब मेरे को बोला गया, आर्टिकल को बोला गया कि जाके बैंक का ऑडिट करके आ, तो ऑडिटर ने, उसने क्या बोला आर्टिकल ने, सर मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है, मुझे क्या पता कैसे करना है। फिर उसको बिठा के समझाया ऑडिटर ने कि सुन,
लोन्स चेक करियो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। कैश देख लियो, यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। छोटे मोटे जो खर्चे वो मत देखिए, उसमें तो कुछ नहीं होता। तो ये वो कहां से बोल पा रहा है भाई? उसने किया है ना ऑडिट, पता है उसको कहां गड़बड़ हो सकती है। तो ऑडिटर रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करता है भाई? उसको एक्सपीरियंस है, उसने कर रखे हैं काम, नॉलेज है उसको, उसने किया हुआ है, पता है उसको। और खुद बिजनेस, पता है आपको, बिजनेस खुद ही अपने रिस्क बता देता है। बिजनेस खुद भी अपने रिस्क बता देता है। जैसे कि मेरा क्लाइंट क्या है, बैंक है, तो बैंक में लोन्स होते हैं, एनपीए होते हैं। तो यार एनपीए जो है यहां गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन होती है ना, 0 से 90 डेज, 90 टू 120 डेज, ये कुछ क्लासिफिकेशन होती है। फिर हम प्रोविजंस निकालते हैं, तो यार यहां गड़बड़ हो सकती है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में लाइसेंस चलता है, तो जो रेवेन्यू है यहाँ पे किस तरीके से रिकॉर्ड करा जाएगा, किस तरीके से हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, यहां गड़बड़ हो सकती है। तो कभी कभार बिजनेस हमें खुद ही अपने रिस्क बता देता है। जैसे कि मेरा क्लाइंट जो है वो ज्वेलर है, तो यार यहाँ पे तो भाई हैवी हैवी आइटम है, तो यहाँ पे तो स्टॉक में गड़बड़ी हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो ऑडिटर है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है? एक तो खुद की उसको एक्सपीरियंस नॉलेज है भाई, काम किया हुआ है उसने, और कभी कभार खुद बिजनेस ही उसको बता देता है। बात समझ में आई? तो हम लोग रैप लगा रहे हैं, और हम सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने समझा बिजनेस को कि हमारा बिजनेस करता क्या है। फिर हमने उसके इन्वायरमेंट को समझा कि हमारा किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कैसी इंडस्ट्री है, ग्रोथ है क्या है, कंपटीशन क्या है, कौन कौन से लॉज रेगुलेशन लग रहे हैं, कौन कौन से उसके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है। फिर हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, रिस्क या तो हमें एक्सपीरियंस से मिल जाएगा हमारे, या खुद ही बिजनेस बता देगा। फिर हम रिस्क को असेस करते हैं कि रिस्क ज्यादा है, मीडियम है, लो है। रिस्क जो ऑडिटर है वो 2 लेवल्स पे असेस करता है, आइडेंटिफाई और असेस करता है। जो ऑडिटर है वो रिस्क को ना 2 लेवल्स पे करता है, आइडेंटिफाई और असेस। एक है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और एक क्या है मेरा असर्शन लेवल। देखो ये समझाता हूं आपको मैं। ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं, और मुझे सेल्स चेक करी मैंने, गड़बड़ मिल गई, सेल्स में गलती है, लेकिन कैश ठीक है, मशीन ठीक है, लैंड ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो बताओ क्या किसी स्पेसिफिक अकाउंट में गड़बड़ है, या पूरी की पूरी चीजों में गड़बड़ है? तो सर यहाँ पे एक स्पेसिफिक अकाउंट में गड़बड़ है, बाकी सब चीजें ठीक है। तो जब एक स्पेसिफिक अकाउंट में गड़बड़ होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असर्शन लेवल का रिस्क। क्या सिर्फ सेल्स में गड़बड़ है? द आंसर इज यस। सर बाकी सब चीज ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असर्शन लेवल। हमने क्या बताया था, हमने ये बोला था कि कम जो ऑडिटर होता है वो सेल्स का ऑडिट नहीं करता, वो सेल्स से संबंधित सभी असर्शंस का ऑडिट करता है। तो ऑडिटर को क्या, यहाँ पे एक असर्शन लेवल का रिस्क है। सब चीज ठीक है, लेकिन किसी स्पेसिफिक असर्शन में गड़बड़ है। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, क्या सेल्स में गड़बड़ है? हाँ, और बाकी उसमें भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, कैश मशीन में भी गड़बड़ है। तो जब आपकी गलतियां बहुत सारी जगह होती हैं, तो भाई साहब उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। क्या सिर्फ सेल्स में गड़बड़ है? नो, इन्वेंट्री में भी गड़बड़ है, एक्सपेंस में भी गड़बड़ है, कैश में भी गड़बड़ है। तो भाई साहब एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो जो हमारा ऑडिटर है वो रिस्क 2 लेवल पे आइडेंटिफाई करता है, असर्शन लेवल और एफएस लेवल। असर्शन लेवल का मतलब होता है जब सिर्फ किसी स्पेसिफिक अकाउंट में गड़बड़ी है,
बाकी सब चीज ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम असर्शन लेवल। जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ सेल्स में गड़बड़ी है, बाकी सब चीज ओके है, लेकिन सेल्स में गड़बड़ है, परचेज गड़बड़ है, क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ है, मेरा आपका डेटर्स में गड़बड़ी है, और बहुत सारी जगहों में गड़बड़ है यार, मेरा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, तो उस रिस्क को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क। तो जो ऑडिटर है वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है कि जो रिस्क है वो कौन से लेवल का है, एक कौन से लेवल का है, वो असर्शन लेवल का है या एफएस लेवल का है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और उसके बाद जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर वो चेक करता है कि भाई साहब अब मुझे चेकिंग करनी कैसे है, चेकिंग मुझे ज्यादा करनी है या कम करनी है। देखो रैप में क्या होता है, रैप के अंदर ऑडिटर क्या करता है, बिजनेस को समझता है, उसके एनवायरनमेंट को समझता है, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता है, फिर रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और असेस करता है, और फिर अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? बताओ। ऑडिटर डायरेक्टली एविडेंस कलेक्ट नहीं करता, सबसे पहले वो एंटिटी को समझता है, एंटिटी क्या बिजनेस करती है, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से रिस्की एरियाज हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, एंटिटी को समझ रहा है। फिर वो रिस्क की एरियाज को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो देखता है कि यार जो रिस्क है वो कौन से लेवल का है, वो दर्शन लेवल का है या एफएस लेवल का है, क्या इस रिस्क के रिगार्डिंग कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, नहीं है। फिर वो रिस्क को असेस करता है कि जी हाई का है, मीडियम का है, लो का है, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही क्या है मेरा, रैप। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही क्या है, रैप। हो, बात समझ में आई? वापस से बताता हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जब तक आपको किसी भी एंटिटी के बारे में पता ही नहीं होगा कि वो एंटिटी करती क्या है, कौन से उस पर लॉज लगते हैं, आप उसका कैसे करोगे ऑडिट, ये बता दो मुझे। जब तक आपको पता ही नहीं है तो कैसे आप इसको ऑडिट कर दोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटिटी के बारे में समझेंगे, एंटिटी को समझेंगे, उसके एनवायरनमेंट को समझेंगे, ठीक है जी, कौन कौन से रिस्की एरियाज हैं, उस पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस लगते हैं, इन सबको समझना इज नोन एज रैप। तो रैप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और रिस्क जो है उसका आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो जो मैंने चीज लिख रखी थी, अब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, ऑडिटर बिजनेस को समझता है, उसके एनवायरनमेंट को समझता है, फिर वो उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझता है, फिर वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है दो लेवल पे। कौन से दो लेवल पे करता है वो, एफएस लेवल पे, अथॉरिटेशन लेवल पे। और आइडेंटिफाई करता कैसे है, तो वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे करता है, और या तो खुद बिजनेस ही उसको बता देता है। जब उसने असेस कर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो उसको असेस करता है कि रिस्क मेरा हाई है या मीडियम है या लो है। बात समझ में आई? ये था मेरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब देखो, रिस्क को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या ये काफी है? द आंसर इज नो। मुझे लग रहा है कि रिस्क है, बट ये कंफर्म तो नहीं हुआ। मुझे कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। तो जो प्रोसीजर्स ऑडिटर लगा रहा है एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, किस करने के लिए, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोल देते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। मेरी बात सुनो, देखो हमने क्या बताया था, रैप, हमने बताया था ऑडिट प्रोसीजर्स दो प्रकार के हैं, रैप और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये सीख लिया हम लोगों ने। अब कह रहा है कि यार वो प्रोसीजर्स जो आप लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो,
एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसको हम बोल देते हैं क्या, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, आपको समझ में आ गया कि इस एरिया में रिस्क हो सकता है। अब उस रिस्क को कंफर्म करने के लिए कि वाकई में गड़बड़ी है या नहीं है, आप एविडेंस कलेक्ट करोगे। उन एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स आप लगाते हो उसको हम लोग बोलते हैं फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। हो, बात समझ में आ रही है? देखो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। रैप का सिंपल मतलब हो रहा है हमने प्रोसीजर्स लगाए हैं एंटिटी को समझने के लिए और कहां कहां रिस्क होता है वो आइडेंटिफाई करने और उसको एसेस करने के लिए, उसको रैप बोलते हैं। अब मुझे एविडेंसेस चाहिए कि कहां कहां गड़बड़ी है, ये प्रूव करना है, तो मुझे क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो जो प्रोसीजर में लगाऊंगा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स दो प्रकार के हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, बहुत आसान है। जब ऑडिटर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करता है, जब ऑडिटर क्या चेक करने गया हुआ है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करता है। अब ये तो हम सीख चुके हैं कि कंपनी के रूल्स, कंपनी की प्रोसीजर्स कैसे हैं, क्या पॉलिसीज हैं जो कंपनी ने बना रखी हैं कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी ना हो। अगर ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव मिला कि भाई प्रॉपर तरीके से जो परचेज का प्रोसेस जो मैंने सिखाया था आपको, प्रॉपर रिटर्न रिक्वेस्ट आ रही है, पीओ बन रहा है, पीआई बन रहा है, सब चीज प्रॉपर है, हाँ इफेक्टिव मेरे को मिल रहे हैं, तो अब मैं जो चेकिंग है वो थोड़ी कम कर सकता हूं। मुझे लगता है कि जो मेरी सेल परचेज है वो ठीक हुई होंगी। और अगर इफेक्टिव नहीं है तो मुझे चेकिंग जो है वो करनी पड़ेगी ज्यादा। अब देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो इफेक्टिव नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें गलतियां हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका वीक है, इसकी वजह से सिर्फ आपका चांसेस बढ़ जाता है कि गड़बड़ी हो सकती है। कंफर्म नहीं है कि गड़बड़ी होंगी ही होंगी, सिर्फ चांसेस बढ़ जाता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में समझा चुका हूं, अब दोबारा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर जो ऑडिटर है वो क्या करता है, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है। ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक किया, उसको समझ में आया कि चीजें एकदम ओके हैं, तो अब वो क्या सोचेगा कि अब मुझे चेकिंग जो है वो कम करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चीजें क्या है, ओके हैं। उसने चेकिंग करी, उसको इफेक्टिव, उसको लगा कि यार गड़बड़ी है, तो वो क्या बोलेगा कि अब तो मैं चेकिंग डिटेल में करूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है तो ऑडिटर जो है अपनी चेकिंग को कम कर सकता है, लेकिन अगर इफेक्टिव नहीं है तो वो चेकिंग को बढ़ा देगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है अगर हमारे खराब है, इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत है, बस चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, बस चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेरे क्या है, वीक है, तो इससे क्या होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाता है और मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब मुझे चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तब मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। ये कहानी है। आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कम है, इसका मतलब क्या है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपका ज्यादा हो सकता है, तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब चेकिंग ज्यादा करोगे, तब पता लगेगा कि यार एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है जी, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एंड ineffective internal control does not mean that a material misstatement exists। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनइफेक्टिव है, इट डज नॉट मीन कि यार आपकी मिस स्टेटमेंट वहां पे एग्जिस्ट करती है। सिर्फ इसका इतना सा मतलब है कि जो रिस्क है वो बढ़ जाता है कि यार यहां पे हो सकती है, ये रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए जो ऑडिटर है वो कंट्रोल पर रिलाई नहीं करता, वो ऑब्टेन करेगा, ही मस्ट ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस थ्रू सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इतनी बात समझ में आई? दूसरी चीज,
ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट किया, सब कुछ ठीक मिला, तो क्या अब वो चेकिंग नहीं करेगा? आंसर इज नो। ऑडिटर जो है हमेशा चेकिंग करेगा, बस फर्क कितना पड़ेगा, उसका जो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग है वो चेंज हो जाएगा। अगर कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो चेकिंग क्या करेगा, वो कम करेगा। बात समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर की चेकिंग को एलिमिनेट कर नहीं करता। चेकिंग तो आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन उसकी एक्सटेंट पे फर्क पड़ता है कि आप चेकिंग ज्यादा करोगे या कम करोगे। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके बढ़िया है तो चेकिंग आप कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स दो प्रकार के हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल या एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होते हैं? देखो, टेस्ट ऑफ, जब आप डिटेल चेकिंग कर रहे हो, क्या है, आप डिटेल चेकिंग जब कर रहे हो उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको इसका, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, हमने प्रोसीजर्स लगाए, हमें समझ में आया कि एंटिटी क्या है, क्या करती है, सब समझ में आ गया मेरे को एंटिटी के बारे में। क्या यहां पे मैंने कुछ भी अभी एक्चुअल में चेकिंग करी है? क्या कुछ नहीं करा। यहां मैंने सिर्फ ये समझा कि एंटिटी क्या करती है और कहां कहां पे रिस्क हो सकता है, इनको मैंने बोल दिया रैप। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने प्रोसीजर्स लगाए एंटिटी को समझने के लिए, एंटिटी क्या क्या करती है, कैसे करती है, कौन से लॉज एप्लीकेबल है, सब कुछ मैंने लगाया, उसको रैप बोलते हैं। ठीक है, अब मैं प्रोसीजर्स लगा रहा हूं ये चेक करने के लिए कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। इसको बोलते हैं अपन लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैंने प्रोसीजर लगाए चेक करने के लिए कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे हैं। एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने मैनेजमेंट से बोला कि आप की जो परचेज होती है मुझे 50 इनवॉइस दिखा दो। 50 इनवॉइस मैंने परचेज के देखे और मुझे 48 इनवॉइस में प्रॉपर अप्रूवल, साइन, सब कुछ मिला। तो इसका मतलब क्या है कि यार इनका इंटरनल कंट्रोल क्या है, बढ़िया है। अब मैं डिटेल चेकिंग या जो मेरा एक्सटेंट रहेगा चेकिंग करने का वो कम कर सकता हूं। मैं मान सकता हूं कि जो मेरी परचेज है वो ओके है। मैंने उनसे इनवॉइस मांगा और 50 में से सिर्फ और सिर्फ 10 इनवॉइस मिले जिसपे सब कुछ ओके था, 40 में कुछ भी नहीं था। तो अब मैं क्या करूंगा भाई साहब, परचेज तो मुझे अब अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो ये जो मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैं सिर्फ कंट्रोल चेक कर रहा हूं, ये चेक करने के लिए कि जो मैं चेकिंग करूंगा वो कम करूं या ज्यादा करूं। परचेज जब मैंने मांगी उनसे 50 इनवॉइस, उसमें से मुझे 48 इनवॉइस एकदम ओके मिले, तो मतलब मेरी जो परचेजेस दिखा रखी है वो ठीक होगी। ठीक है जी। तो अब जब मैं परचेज चेक करूंगा तो मैं वो आराम से चेक कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने उनसे इनवॉइस मांगे तो मुझे सिर्फ 10 ही इनवॉइस ओके मिले, बाकी बेकार, कुछ नहीं ना, कुछ साइन, कुछ नहीं। अब मतलब मुझे परचेज अच्छे से देखनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अब मुझे परचेज अच्छे से देखनी पड़ेगी। ये है मेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब देखो, टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है, यहां पे लिखा हुआ है सेल 10 करोड़ रुपए। जब आप इस सेल की वेरिफिकेशन करोगे, अब जब आप इस सेल की असर्शन को चेक करोगे, इस असर्शन को चेक करना ही नोन एज टेस्ट ऑफ डिटेल। आपको चेक करना है कि सेल एक्चुअल में हुई कि नहीं हुई। अब आप इनवॉइस देखोगे, आपको चेक करना है कि जो सेल का अमाउंट है ये ओके है कि नहीं है। आप क्या करोगे, आप जीएसटी पोर्टल से इसकी फिगर मैच कर लोगे। तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हो इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको हम बोलते हैं क्या,
टेस्ट ऑफ डिटेल। अब मैं सेल्स की डिटेल चेकिंग करूंगा। अभी तक मैं सिर्फ एंटिटी को समझ रहा था, मैंने उसका प्रोसेस को समझा, अब मैं चेकिंग शुरू कर रहा हूं। हाँ जी, सेल्स 10 करोड़ की, इनवॉइस दिखाओ, अप्रूवल दिखाओ, जीएसटी पोर्टल में चला गया मैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? टेस्ट ऑफ डिटेल कौन कौन से इसमें आते हैं? इंक्वायरी, आप सामने वाले से पूछ रहे हो, हाँ भाई सेल कितने की हो रखी है तुम्हारी, मैनेजमेंट कह रही है कि 10 करोड़ रुपए की, एम्प्लॉयज भी 10 करोड़ रुपए की, हाँ आपने इंक्वायरी कर ली, ठीक है जी। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सेल कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ये, ठीक है। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल में हम क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर हम चीजों को बहुत डिटेल में चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा सेल, तो हम इस सेल की हर एक असर्शन को चेक करेंगे। अगला क्या आ रहा है मेरा? एनालिटिकल प्रोसीजर। अगला क्या आ रहा है मेरा? एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें क्या हुआ? एनालिटिकल प्रोसीजर में ऐसा होगा, आपकी इस बार सेल 10 करोड़ रुपए की है करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपकी सेल 1 करोड़ रुपए की है। भाई साहब इतना डिफरेंस कैसे आ गया? इतना फर्क क्यों आ गया? दिमाग लगा रहे, सोच रहे हो आप कुछ ट्रेंड वगैरह निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं अपन लोग एनालिटिकल प्रोसीजर। जनवरी की सेल 1 करोड़, फरवरी की सेल 1 करोड़, मार्च की सेल 10 करोड़, अप्रैल की सेल 15 करोड़, जून की सेल 50 करोड़। भाई इतना कैसे चेंज आ गया? ये कैसे चेंज आ गया? दिस इज नोन एज एनालिटिकल प्रोसीजर। जब आप कुछ हिडन चीजें, कुछ हिडन ट्रेंड को निकालने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं अपन लोग क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑडिट प्रोसीजर्स रैप, जब हम एंटिटी को समझते हैं, उसकी एनवायरमेंट को समझते हैं, रिस्क कहां कहां हो सकता है उसको समझते हैं, रैप। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, वो जब हम चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, इसके अंदर हम लिखते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। जब मैं डिटेल चेकिंग शुरू करता हूं, यहां पे मैं चेक कर रहा था कि जो मेरी सेल है उसका प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, क्या प्रॉपर अप्रूवल्स है कि नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर मैं सेल्स से रिलेटेड हर एक असर्शन को चेक कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस, ऑकरेंस, जितनी भी असर्शन है उसको चेक करूंगा डिटेल में, टेस्ट ऑफ डिटेल। और जब मैं क्या करूंगा? हिडन ट्रेंड्स वगैरह निकालूंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होते हैं मेरे ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट के दौरान जो कुछ भी ऑडिटर करता है उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। वो रैप करता है, वो फैप करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आई होप सब समझ में आया होगा। एक बारी फटाफट से मैं आपको समझाता हूं, क्विक रिवीजन कराता हूं इनकी प्रोसीजर्स की। रैप का मतलब होता है ऑडिटर जब एंटिटी को समझता है, उसके एनवायरमेंट को समझता है और उस पर कहां कहां रिस्क हो सकता है इसको आइडेंटिफाई और असेस करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है जी। उसके बाद अब जैसे सपोज करो सेल, तो सेल का प्रोसेस क्या है, क्या प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं है, जो इनवॉइसेस हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, अगर आपकी सेल 50 लाख से हो, 50,000 से ज्यादा है तो ईवेबल है कि नहीं है, ये सब कुछ चीज चेक करना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम चेक करते हैं कि यार प्रोसीजर्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। जब मैं सेल्स को डिटेल में चेक करता हूं, उसकी सारी असर्शंस को चेक करता हूं, इंक्वायरी करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं, रीपरफॉर्म करता हूं, रिकैलकुलेट करता हूं या मेजर करता हूं,
टेस्ट ऑफ डिटेल। और जब मैं हिडन ट्रेंड्स को निकालने की कोशिश करता हूं, आपकी सेल 1 करोड़ है, आपके कॉम्पिटिटर की सेल 50 करोड़, कैसे भाई इतना फर्क कैसे आ गया? पिछले साल तो आपका प्रॉफिट 1 करोड़ था, इस बार 10 करोड़ कैसे हो गया? इतना फर्क कैसे आ गया? तो मैं हिडन ट्रेंड्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इन चीजों को हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो ये है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आई होप जो हमारा एजेंडा था वो 5 चीज हमें समझ में आई। मिस स्टेटमेंट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। हमने रैप सीख लिया, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल सीखा, टेस्ट ऑफ डिटेल सीख लिया, और रिस्क क्या है वो, एनालिटिकल प्रोसीजर हमने सीख लिया। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन आपको अगर है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप लोग कमेंट करो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।